नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल भवन की मुख्य गैलरी की छत से उखड़ा प्लास्टर, कई कमरों की दीवारों में भी आई दरारें। अस्पताल में पीडब्ल्यूडी को किया सूचित। नौहर को जिला बनाने की मांग तेज, सीएम को ज्ञापन प्रेषित। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा मांग पत्र। जेल प्रहरियों ने शुरू किया मैस बहिष्कार, वेतन विसंगति दूर करने की मांग। बोले, नगर परिषद ने तोड़े मकान तो सामूहिक रूप से कर लेंगे आत्मदाह। जिला कलेक्टर से लगाई मकानों को अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की कार्रवाई करने से रोकने की गुहार। बापूजी को नमन कर नंगे पांव निकले पदयात्रा पर। नशा मुक्त अभियान के तहत नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम निकाल रहे पदयात्रा। और अब समाचार विस्तार से। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय भवन की मुख्य गैलरी की छत का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि गुरुवार अल सुबह जिस समय छत से मलबा गिरा उस समय वहां नीचे कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर पीएमओ सहित अन्य चिकित्सकों ने मौका देखा। पीएमओ की ओर से इसकी सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल की मुख्य गैलरी में बने इंडोर में मरीजों को देखने के लिए बने कमरा नंबर 26 व 27 बाहर मुख्य गैलरी से छत से प्लास्टर उखड़ा। 26 नंबर कमरे में डॉक्टर संदीप छिंपा और 27 नंबर कमरे में डॉक्टर ब्रिजेश गौड़ मरीजों की जांच करते हैं। इन दोनों कमरों की हालत भी खराब है। छत पर सीलन आई हुई है, दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। इस कारण चिकित्सकों के साथ यहाँ आने वाले मरीज भी भयभीत रहते हैं। मौत के साए में मरीजों की जांच करना चिकित्सकों की मजबूरी बना है। ये तो सीलन आई हुई है मौसम के हिसाब से। मौसम खराब चल रहा है, ऊपर पानी जमा हो गया होगा, पानी वानी काम चल रहा है। थोड़ा बहुत सीलन आई हुई है, बाकी तो काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं, काम कर रहे हैं रेगुलरली। पानी की जमा हो गया तो मैंने अपने डीसी को इन्फॉर्म कर दिया था भी हमारे यहाँ पानी की जमा या सीलन आ रही है। कमरा थोड़ा छत जरूर हल्का सा कमज़ोर है, बाकी तो रंग रोगन का है, ये प्रशासन से संबंधित मैटर है। हल्का डर तो रहता ही है इसमें कि कोई नुकसान नहीं हो जाए। बाकी अभी मेरे सामने तो ऐसा कुछ गिरा नहीं, कोई छत वगैरह। अगर इस टाइप का हो तो डर तो रहता ही है। सर, मैं सुबह जब चाय लेने आ रही थी तो देखा कि छत गैलरी की गिरी हुई थी और पूरा बिखरा हुआ था कचरा। कारण क्या, वो ऐसे झुके हुए थे, सरिये वगैरह गड़े हुए पड़े ऊपर से। स्थिति खराब ही है जी। मैं यहाँ पर रिपोर्ट लेने आया था संदीप चिंपागिन यहाँ से, तो वहाँ पर देखा कि चैम्बर के अंदर बहुत पपड़ियाँ उतर रही है। छत तो ऐसे लग रही है कभी भी गिर सकती है। सीलन बहुत ज़्यादा है, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि अस्पताल भवन की मुख्य गैलरी जिसमें इंडोर तक जाया जाता है, वहां की छत का प्लास्टर करीब 15 फीट के करीब नीचे गिर गया। सूचना मिलने पर मलबा वहां से हटवा दिया। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा हुई, उन्हें पत्र भी भेजा गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की ओर से मौका मुआयना कर उचित व्यवस्था की जाएगी। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी संभव नहीं है, क्योंकि अस्पताल के इंडोर में जाने व भर्ती मरीजों को ले जाने का मुख्य रास्ता यही है। 2 जरूरी कार्यालय भी इसी गैलरी में है। वहीं ऑपरेशन थिएटर में जाने का रास्ता भी इसी गैलरी से होकर गुजरता है। इंजीनियरों से चर्चा कर कोई व्यवस्था की जाएगी। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल के कुछ कमरों की दीवारों में काफी समय से दरारें हैं। पिछले साल नवंबर माह में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया गया था। उस संबंध में पत्र भी निदेशालय को पीडब्ल्यूडी ने भिजवाया था। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से ओपीडी रूम व छत की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया गया था। इसके अलावा चिकित्सालय भवन की अन्य कमियों के संबंध में भी पीडब्ल्यूडी की ओर से दिसंबर माह में जयपुर अवगत करवाया गया था। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी यह कार्य पूर्ण करेगी। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी को असुविधा न हो। तो भवन की मुख्य गैलरी है जिससे इंडोर रोगियों तक जाया जाता है और इंडोर रोगी जहाँ से भर्ती होते हैं वहाँ की छत का प्लास्टर कुछ लगभग 15 फुट के करीब नीचे गिर गया और प्लास्टर गिरने के बाद सूचना मिली और मलबा वहाँ से हटवा दिया गया। और इस बारे में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई है और पत्र भी भेजा गया है, तो वो इसका मौका मुआयना करके और इसकी उचित कोई व्यवस्था करेंगे। अल्टरनेट व्यवस्था अभी इसलिए संभव नहीं है कि मेन रास्ता यही है जो भर्ती मरीजों को मूवमेंट के लिए है, और दूसरे हमारे 2 जरूरी ऑफिस भी उसी गैलरी में और ऑपरेशन थिएटर के जाने का रास्ता यही है। तो इंजीनियर आ जाते हैं, उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था या इसमें
दिखवाया जाएगा। तो बाकी रूम में जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी रूम में भी सीलन आई हुई है, दीवारों में दरारें आई हुई हैं सर। दरारें काफ़ी समय से हैं उनमें, तो उसका भी निरीक्षण नवंबर माह में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का द्वारा किया गया था। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों ने पूर्व घोषणा अनुसार गुरुवार से प्रदेश व्यापी आह्वान पर बेमियादी समय के लिए मेस का बहिष्कार शुरू कर दिया। जेल प्रहरी ड्यूटी करते हुए अन्न का त्याग कर अनुशासन में रहकर मेस का बहिष्कार करेंगे। जेल प्रहरियों के आंदोलन को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने समर्थन दिया है। महासंघ के बैनर तले ही जेल प्रहरियों ने बेमियादी समय के लिए अन्न त्याग कर ड्यूटी करने की घोषणा की है। गुरुवार को मांगों के संबंध में महासंघ पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग को ज्ञापन भी सौंपा। महासंघ जिला अध्यक्ष अशोक भोबिया ने बताया कि प्रदेश भर की जेलों के कार्मिकों की ओर से अन्न त्याग करते हुए कर्तव्यों का निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। जेल कार्मिकों के आंदोलन को प्रदेश स्तर पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से समर्थन दिया गया है। इसी कड़ी में महासंघ जिला शाखा हनुमानगढ़ इनकी मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि जेल कार्मिक गुरुवार से बेमियादी समय के लिए अन्न त्याग कर ड्यूटी करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों का सम्मान और विभाग के प्रति निष्ठावान रहकर अपनी आवश्यक एवं उचित मांगों के लिए आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में कारागृहों में तैनात आरएसी जेल सुरक्षा कार्मिकों के समकक्ष वेतनमान भत्ते सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने, वेतन विसंगतियां वर्ष 1998 से कर्मचारियों को नेशनल लाभ देने व भविष्य में राज्य सरकार की ओर से आरएसी को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते के अनुरूप कारागार विभाग के भी स्वतः ही लागू करने की मांग की गई है। इसका वेतन बराबर था, लेकिन आते आते आज हमारा और पुलिस आरएसी का 12,000 रुपये का अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आरएसी या पुलिस के बराबर हमारा वेतन होना चाहिए। हम विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, विषम परिस्थितियों में हम ड्यूटी करते हुए भी हमारा वेतन काफ़ी कम है। इसके लिए हम 13 तारीख से अपने कर्तव्यों पर अनुशासन में रहते हुए अन्न का त्याग करेंगे, जिससे कि सरकार का हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर के तले आज एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन जेल कर्मियों के द्वारा दिनांक 13/1/2023 को अनिश्चितकालीन अन्न त्याग कर मेस जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं। इसके नाम से जो कर्मचारियों का है 2017 का पालना का नहीं होने के कारण अखिल राजस्थान कर्मचारी संघ के बैनर के तले ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के नशा मुक्त अभियान का आगाज गुरुवार को जिला मुख्यालय से हुआ। अभियान के तहत मंच सचिव आशीष गौतम की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण से नंगे पांव पदयात्रा शुरू की गई। पदयात्रा शुरू करने से पहले आशीष गौतम ने जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बापूजी को नमन करने के बाद आशीष गौतम नंगे पांव पदयात्रा पर निकले। उनके साथ करीब 1 दर्जन युवाओं ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर सिटी पुलिस थाना, अंबेडकर चौक, रोडवेज डिपो, रेलवे ओवरब्रिज, बस स्टैंड, राजीव चौक होते हुए मुख्य बाजार स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची। यहां से पदयात्रा ने टिब्बी रोड स्थित गांव शेरका की तरफ रुख किया। गांव शेरका में पहुंचने पर गांव के युवाओं के साथ पदयात्रा निकाली गई। इससे पहले पदयात्रा के रवाना होने के मौके पर मौजूद बार संघ अध्यक्ष मंजरधर सिंह लेघा ने आशीष गौतम की इस मुहिम की सराहना करते हुए इसे वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। लेखा ने कहा कि बार संघ इस मुहिम को समर्थन देती है। नशे के खिलाफ भविष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में बार संघ अपनी भूमिका अदा करेगी। उम्मीद है कि पदयात्रा के माध्यम से युवा पीढ़ी में नशे से दूर रहने के लिए जागृति आएगी। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेलों से जुड़कर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करें। आज जो आशीष जी हैं नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से नशा जो बढ़ता हुआ नशा है और युवा जो है नशे की गिरफ्त में लगातार आ रहा है, उसके लिए युवाओं को चेताने के लिए आज जो पैदल इन्होंने 10 किलोमीटर का मार्च करना है, ये बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण उनका कार्य है, जिससे आम जनता जो है, आम युवा है, वो युवा और आम जो लोग हैं वो नशे से दूर होंगे और उनके मन में उनमें चेतना आएगी कि नशे से दूर रहे। वहीं आशीष गौतम ने कहा कि नशे के खिलाफ नंगे पांव निकाली जा रही पदयात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है।
पहले दिन उनकी इस मुहिम में कई युवाओं ने भी हिस्सा लेते हुए उनके साथ पद यात्रा की। वे 12 जनवरी से 30 जनवरी तक नंगे पांव चलेंगे। रोजाना 10 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 19 दिनों में 190 किलोमीटर चलकर नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को जागृत किया जाएगा। इस पद यात्रा में 2 किलोमीटर का सफर शहरी क्षेत्र व 8 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र का तय किया जाएगा। पद यात्रा निकालने का मकसद हनुमानगढ़ की सभी संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित कर नशे रूपी बुराई के खिलाफ लड़ना है। आशीष गौतम ने बताया कि प्रशासन की ओर से भी नशे के खिलाफ मंशा अभियान शुरू किया गया है। सूचना देने के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। वह नंबर पंफलेट पर छपवाकर शहर गांव की गली गली में बांटे जाएंगे ताकि लोग नशे के खिलाफ जागरूक हों। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान को लेकर एक मार्च रखा गया है, जिसमें पूरे शहर से हमें समर्थन मिला है। बहुत सी संस्थाओं ने लिखित में अपना समर्थन दिया है और बहुत से साथी आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस मुहिम के साथ में खुद चलने के लिए भी, पैदल चलने के लिए भी आए हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ गांधी स्टैचू से यह यात्रा शहर के अंदर भगत सिंह चौक तक जाएगी और उसके बाद सरेका गांव के अंदर वहां की यूथ के साथ उस गांव के अंदर एक पद यात्रा का आयोजन रखा गया। यह यात्रा 12 जनवरी से 30 जनवरी तक लगातार चलेगी और इन 19 दिन में नंगे पांव टोटल 190 किलोमीटर प्रतिदिन 10 किलोमीटर हम चलेंगे। और प्रशासन ने जो मनसा स्कीम में नशे के खिलाफ नंबर जारी किया था, उस नंबर को हमने एक पैम्पलेट पर छपाकर हर गांव गली गली बंटवाने का भी निश्चय किया है, जो प्रशासन के सहयोग के लिए अपेक्षा करते हैं कि समाज की सभी संस्थाएं, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा और इस मुहिम में हमारे साथ आगे आएगा। गांव मटोरिया वाली ढाणी निवासी चेतराम पिछले लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन दिनों समाजसेवी चेतराम टांडी ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। इसके तहत टांडी की ओर से अपने स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करते पंपलेट छपवाए गए हैं। इन पंपलेट को जिले में जगह जगह वितरित करने के साथ दीवारों पर चिपकाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस बुराई से दूर रहें। चेतराम टांडी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार से हाक से भ्रष्टाचार भेंट की। उन्हें पंफलेट भी भेंट किए। कलेक्टर ने टांडी के इस प्रयास को सराहा। मीडिया से बात करते हुए समाज सेवी चेतराम टांडी ने बताया कि उन्हें समाज सेवा करने का शौक है। वे 15 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। टांडी ने कहा कि गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। हर आदमी का कर्तव्य है कि इस मौसम में वह बेसहारा गोवंश को सर्दी से बचाए, उसके लिए हरे चारे आदि की व्यवस्था करे। वे स्वयं गौ माता की सेवा से जुटे हुए हैं। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी मुहिम छेड़ रखी है। उनकी ओर से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पंपलेट छपवाकर जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं। बाकायदा सरकार की ओर से लिंग जांच करवाने की सूचना देने वालों को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। सूचना देने वाला का नाम भी गोपनीय रखा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रचार प्रसार होता रहे तो लोग भी ऐसा कार्य करने से डरेंगे। टांडी ने बताया कि वे 1999 से विद्यालयों में होनहार बच्चों को पुरस्कृत करते आ रहे हैं। वे जिला स्तर पर भी 2016 में सम्मानित हो चुके हैं। मैं गांव मटोरिया वाली ढाणी का रहने वाला हूं। चेतराम मेरा नाम है, जाट टांडी। और समाज सेवा का मुझे बड़ा शौक़ है करने का। तो गौशाला में गौ माता जो होती है वो माँ का दर्जा होता है। इसको हर आदमी का कर्तव्य है कि इसको सर्दी से बचाए, इसके नीरे चारे की पालना करे और करे, भलाई के काम करने चाहिए। बाकी ये कन्या भ्रूण हत्या पाप करते हैं, इनके लिए कंप्लेंट छपवा कर इधर उधर लगाते हैं। इसमें सरकार ने 3 लाख रुपए सूचना देने वाले को सूचना भी गोपनीय रखी जाती है। तो इससे भयभीत से पाप नहीं होता, पाप होने में काफ़ी रियायत मिलती है। तो सबको ही मिलजुल कर अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम करने में ही भलाई है। गांव कोहला से साधुवाली तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली बेशकीमती जमीनों की मुआवजा राशि डीएलसी दर के अनुसार देने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सुभाष गोदारा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुभाष गोदारा ने बताया कि एनएच सड़क बाईपास कोहला से साधुवाली तक निर्माण के लिए किसानों को बेशकीमती जमीन अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है। सुभाष गोदारा ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इन किसानों की जायज मांगों पर विचार किया जाए ताकि उन्हें भारी नुकसान से बचाया जा सके।
इस दोनों सरकार जो ऊपर बीजेपी की सरकार, नीचे कांग्रेस की सरकार, गूंगी बहरी दोनों सरकारें, इनको चेताने के लिए आए हम। हमारा मकसद यही है कि NH जो सड़क का निर्माण हो रहा है कोला से लेके साधुवाड़ी तक, उसके अंदर हमारी ज़मीनें, बेशकीमती ज़मीनें जो ये धक्काशाही करके और हमारी किसानों को उजाड़ना चाहते हैं, हमें यह बर्दाश्त नहीं है। एक बात ज़रूर हम कहेंगे कि इस सरकार के पास न लेने के लिए न कुछ देने के लिए, सब कर्मचारी जितने भी हैं उन्हें कह रखा है कि खाओ और मज़े मारो और हमें पहुंचाओ। तो सरकार में तो कुछ है नहीं, गहलोत साहब और पायलट साहब आपस में लड़ रहे हैं और इससे की सूद लेने वाला जिले की कोई नहीं है। आए दिन ज्ञापन दिए जाते हैं जिला कलेक्टर महोदय को या SDM को, और ऐसे ही व्यवस्था बनी रही तो इनका दोनों का जो निस्तार है वह आगे इनके भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमने यह कहने के लिए आए हैं, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं। हमारे गांव की जो ज़मीनें, ये साधुवाड़ी से लेकर कोला नाके तक ज़मीनें जो आ रही है नेशनल हाईवे के अंदर, हमारे गांव के अंदर ज़्यादा बड़े काश्तकार नहीं है, छोटे काश्तकार है। उनकी ज़मीनें जो आई उसके अलावा लोगों की ज़मीनों में आधी ज़मीन उधर रह जाएगी, आधी ज़मीन उधर रह जाएगी। और हमारी ज़मीन जो 3 STG, 5 केंजे, 2 STG, ये सारा एरिया जो पेरीफेरी एरिया के अंदर है, उस हिसाब से हमें DLC रेट मिलने चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके इस ज़मीन को, हमने इसको डोली किराए से या जैसे तैसे जंगली ज़मीन थी उनको हमने सुधारा। अब हमारे अच्छे दिन आने को हुए तब ये सरकार हमें उजाड़ने पर आ गई। हम DLC रेट नहीं लेना चाहते, DLC रेट नहीं, पेरीफेरी एरिया से हमें पैसा मिलना चाहिए ताकि किसानों की कुछ भरपाई हो और उनका जीवन यापन का हो सके। उसके अलावा इस एरिया में ये जो कोई भी सड़क बनती है, चाहे कोई भी फैक्ट्री लगती है, उस जिस एरिया की ज़मीन आती है उनके बच्चों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। आज देश के अंदर सबसे बड़ी बेरोज़गारी समस्या है, सारा युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यही है रोज़गार ना होना। और ऐसा इस तरह की ज़मीनें अगर चली जाएगी सड़कों में तो किसान के बच्चे के कहाँ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए हमारा सब किसानों का एक ही पुरजोर निवेदन है कि हम लोग मरेंगे मारेंगे, ज़मीन नहीं देंगे किसी हिस्से में। हमारे 3 पीढ़ियों से जो ज़मीनों बुजुर्गों ने बहुत तंग होकर उन्होंने ज़मीनें रखी, आज हमारी ज़मीन कोड़ियों के भाव जाएगी। इसके लिए हम चाहे हमें कितना भी आंदोलन करना पड़े, नेशनल हाईवे नहीं बनने देंगे। ये सरकार को हम चेताने के लिए आए हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मकानों को अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की कार्यवाही करने से नगर परिषद को रोकने की मांग को लेकर लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहा को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के नागरिकों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से उन्हें करीब 20 साल पहले अन्यत्र जगह से उठाकर वार्ड 51 लेबर कॉलोनी में प्लाट काटकर दिए गए थे। तब कई बाशिंदों को रसीदें भी दी गई थी। कॉलोनी वासियों का कहना था कि अगर उन्हें बेघर किया गया तो उनके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। पूरी कॉलोनी के बाशिंदों को सामूहिक रूप से आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी नगर परिषद एवं सभापति की होगी। ये जो लेबर कॉलोनी वाला ये 2-4 दिन पहले 3 साल से घूम रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
जब से कोरोना शुरू हुआ जब से ही हमें परेशान कर रहे हैं। 2004 में स्थापित किया हुआ है, 3 बार पहले भी टूट चुके हैं हमारे। समाधान होगा, कोई रोज रोज का धक्के के निशान लगा कह जाएगा। रहे उन्होंने आपको अन्यथा जगह दे रहे हैं, वो आपको ठीक नहीं लगी? नहीं साहब, हमने बना लिया ना मजदूरी करके, भट्टे का काम करते हैं। हाँ हाँ, वो पट्टे बनाने के लिए कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, सब झूठी सी दिला। 3 बार हमारे पहले भी टूट चुके हैं, पहले तोड़ के स्थापित किया था, मोतीराम जी ये था। बोल रही हूँ कि अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का पट्टा नहीं है। हाँ हाँ, इनका ये कहना है कि आपको अगर अन्यथा जगह पट्टे के साथ आपको देंगे। हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर रोज रोज के निशान, अब निशान लगा के गए, हमारे को भी हमारे मकान तोड़े जाएंगे। पीछे 20 सितंबर को हमारे मकान तोड़े गए थे यहाँ पर कुछ। ये बस्ती आज 2000, हम जब नाली टूटी थी इस जगह पर आकर बहुत 20-20, 30-30 फुट डूंगे खड्डे थे, हमने भरकर इस जगह को रहने लायक बनाया। आज इसी नगर परिषद ने, नगर पालिका थी उस टाइम, नगर पालिका ने हमारे को 2004 में, उस टाइम में 2004 में हमारे को ये पट्टा, ये इन्होंने नगर परिषद द्वारा ही हमारे को काट कर दिया था। मौके पर जिला कलेक्टर टी रविकांत थी मौजूद थे 2004 में, फरवरी की बात है ये 2004 की, इन्होंने ही काट कर हमारे को यहाँ बसाया था। उस टाइम में टी रविकांत जिला कलेक्टर थे, एसडीएम साहब थे श्री रतन सिंह लंबा, नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता जैन साहब थे हमारे मोतीराम गोदारा, चेयरमैन उस टाइम ये पवन अग्रवाल जी थे, ठीक है, फूलना देवी पार्षद थी। इन्होंने नगर परिषद ने पूरे अमले के साथ हमारे को आकर 20-20 फुट जगह, कहीं भी कब्जे आपने ऐसे देखे हैं क्या 20 फुट से पूरे 20 फुट हो, कोई किसी का बड़ा होगा किसी का छोटा होगा, हमारे पास पूरे 20-20 फुट के प्लाट हैं, काट कर, हाँ पूरी बाकायदा 30-30 फुट की सड़क है, सबके पास 1 भी इंच किसी के पास कम नहीं है, सारा हमारे को काट कर आज 20 साल हमने उस 20-20 फुट खड्डे डूंगे, 20-20, 30-30 फुट खड्डे, उस पर हमने बिजली के पानी के कनेक्शन लिए, बच्चों को वहाँ पर बसाया, हमने रहने लायक जगह बनाई। आज वहाँ की उसकी बोली के अच्छे रुपए मिल रहे हैं, उसको बोली करके आपको कहीं और जगह दे देंगे। वहाँ पे झाड़ियाँ भी थी, हाँ पता नहीं क्या कुछ था, खड्डे थे, हम आपको दूसरी जगह दे देंगे, हमारे को दूसरी जगह दे देंगे, क्या गारंटी है हमारे को कल को वहीं बसने देंगे। ये हमने उस जगह को रहने लायक हमने बनाया है, नहीं कि इन्होंने बनाया है। इन्होंने पहले क्यों काट के दिया, ये अपनी गलती छुपाने के लिए आज कुछ हमारे को ये सामने आने नहीं देते हमारे को, और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। ये है लेबर कॉलोनी, बिजली बोर्ड, बिजली कॉलोनी के बिल्कुल साथ, सेक्टर नंबर 6 है, वार्ड नंबर उस टाइम 39, पहले 39 था, फिर 40 हुआ, अब 51-54 में बंट गया, और ये बिल्कुल 100 फुट्टी के नज़दीक लेबर कॉलोनी के नाम से बसाई हुई है। ये बहुत दुखी हैं जी, 2004 में इन्होंने दिए थे नगर परिषद ने, और आज हम यही हमारे को बोली लगा रहे हैं, कीमती जगह होगी इसलिए ये इनको मतलब नज़र आ रही है। अभी ये हैं गरीबों को भी उठा देंगे, पहले भी इन्होंने उठा के यहाँ पर लेके आए थे, अब ये तीसरी जगह हमारे को जगह दे देंगे, पट्टे भी दे देंगे आपको, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। कलेक्टर साहब से मिले क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, कलेक्टर साहब ने हमारे को रिस्पॉन्स अच्छा दिया है जी, कह रहे करेंगे कुछ ना कुछ, कह रहे हैं अलग जगह देने की बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है जी, वो कह रहे हैं पट्टे भी दे देंगे आपको इसके साथ, लेकिन हमें किसी को मंजूर नहीं है। आगे हाँ नहीं जाएंगे, हम हटेंगे भी नहीं और हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं, यहीं रहेंगे। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने चिकित्सा क्षेत्र में जांच कार्य के बढ़ते दबाव के बीच संवर्ग के पदों में हो रही कटौती को रोकने एवं वर्ष 2008 के स्टाफिंग पैटर्न को बदलने की मांग मुख्यमंत्री से की है। गुरुवार को संघ के बैनर तले लैब टेक्नीशियन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लैब टेक्नीशियन संघ प्रदेश संयोजक राजेंद्र स्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के 2013 के प्रथम चरण से आज जांच कार्य का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 2013 के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में जांचों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्टाफिंग पैटर्न को बदलाने की मांग की है। राजस्थान सरकार के द्वारा इधर तो निःशुल्क जांच योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लैब टेक्नीशियन के पद कम किए जा रहे हैं। अभी 30 बेड और 50 बेड के अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के पद कम कर दिए हैं, और जो अस्पताल कर्मोन्नत हो रहे हैं, CSC बना रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनमें लैब टेक्नीशियन, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को बढ़ाया नहीं जा रहा। इसलिए आज अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिला कलेक्टर महोदय को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम
ज्ञापन दिया है ताकि इन पदों को बढ़ाया जाए, पदों में कटौती ना की जाए और 2008 का जो स्टाफिंग पैटर्न बना हुआ है उसको बदलने के लिए हमने मांग पत्र दिया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि लैब टेक्नीशियन की संख्या में इजाफा किया जाए, लैब टेक्नीशियन के पदों को बढ़ाया जाए, इसमें कटौती ना की जाए ताकि निःशुल्क जांच योजना को बढ़ावा मिल सके और अच्छी तरह जांच कार्य हो सके। क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में गुरुवार को लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इसी क्रम टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। शिक्षण समिति के तत्वावधान में तीनों संस्थाओं के छात्र छात्राओं व स्टाफ ने लोहड़ी त्योहार की खुशियां एक दूसरे के साथ साझी की। लोहड़ी जलाकर उसकी परिक्रमा की गई। मूंगफली रेवड़ी के जरिए लोहड़ी में आहुति दी। छात्राओं ने गीतों पर नाचकर प्रस्तुतियां दी। लोहड़ी के त्यौहार को ही मतलब नया साल स्टार्ट होता है। और पहले बोलते थे कि सिर्फ ये लड़कों के लिए ज़्यादा मतलब मायने रखता है त्यौहार, लड़कों के लिए ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पर आजकल लड़कियां और लड़के एक समान होने के कारण लड़कियों के लिए भी बहुत धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। ये त्यौहार बहुत बढ़िया। इस टाइम में मतलब इस त्यौहार के आसपास ठंड होती है, इसलिए इस मौसम में फसल भी बहुत अच्छी होती है। इस टाइम पे विसाखी स्टार्ट हो जाती है, जो नया साल होता है विसाखी में सरदारों का सिखों का बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार लोहड़ी, जिसे पहले तिलोड़ी कहा जाता था, तिल और रोड़ी गुड़ की एक ढली के नाम से इसका नाम पड़ा, पर धीरे धीरे इसे लोहड़ी कहा जाने लगा। यह हमारे हिंदी महापोष का अंतिम रात होती है और बसंत के आगमन की एक खुशी इसके साथ आती है, जो सर्द की मौसम की जो आलस्य को त्यागने का एक त्यौहार है ये। और इसके द्वारा ये पहले पंजाबी समाज में ही मुख्य रूप से मनाया जाता था, परंतु अब संपूर्ण उत्तर भारत में इसे मनाया जाता है। महाविद्यालय में भी हर वर्ष की भांति लोहड़ी का जो उत्सव है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा समिति के तत्वाधान में जो तीनों संस्थाएं हैं उनके छात्र छात्राओं ने व उनके स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें बहुत ही नाच गानों के साथ में छात्राओं ने रंग बिरंगी प्रस्तुतियां दी, बोलियां बोली, भंगड़ा गिद्दा सबके साथ कार्यक्रम का समायोजन हुआ। और नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग को सौंपा।
आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील को लंबे समय से जो है वो जिला बनाने की मांग कर रहा है। लंबे समय से नौहर, भादरा और पल्लू क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए जिला मुख्यालय पर पहुंचना असंभव है। यदि कोई भी आदमी अपने घर से सुबह चलता है तो शाम को सरकारी दफ्तरों से काम करवा के वापस लौट जाएगा, ये संभव ही नहीं है। भादरा तहसील के जो अंतिम छोर के गांव हैं जो चूरू जिले से लगते हैं, हरियाणा के सिवानी तहसील से लगते हैं या हरियाणा के आदमपुर के क्षेत्र से लगते हैं, उनकी दूरी ऑलमोस्ट जो है वो 180 किलोमीटर के आसपास है। 180 किलोमीटर के आसपास होने के साथ साथ ही वहाँ पर जो है वो यातायात की सुविधाओं का भी अभाव है। उन क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में जो है वहाँ रेल की सुविधा नहीं है। इस वजह से लोगों को जिला मुख्यालय पर आके अपने काम करवा के वापस लौट जाना संभव नहीं है। आज यदि हम बात करें पल्लू क्षेत्र की या नौर तहसील के जो अंतिम गाँव हैं, जोखासर है, जोजासर है, बालासर है, नैयासर है, डोमासर है, ये जो गाँव हैं ये गांव जिला मुख्यालय से बहुत दूरी पर हैं और यहाँ के लोगों के लिए जो है वो अपने सरकारी कार्यों के लिए जिला मुख्यालय पे आके काम करवा के जाना या कोई कोर्ट से संबंधित कोई काम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई काम है, तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। और नौर और भादरा की भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है वो एक जैसी है। नौर की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उस भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ नौहर जो है नगर पालिका बहुत पुरानी नगर पालिका है लंबे समय से, और लगभग सभी सरकारी कार्यालय जो हैं वो नौर में स्थापित हैं। इसलिए बहुत कम खर्चे पे और बहुत कम सुविधा विकसित करके भी नौर को जो है आसानी से जिला बनाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी इसके लिए लंबे समय से मांग कर रही है। नौर भादरा क्षेत्र के लोगों की भी लंबे समय से मांग है। अतः आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जो है वो आम लोगों की भावनाओं को समझे और नौर को जल्द से जल्द जो है वो जिला घोषित करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।